Informed you there is a very important press conference called on behalf of All India Congress Committee on two subjects: Manrega, how that scheme has been dealt a massive blow by the Modi government, and National Herald. Two very important developments took place in the last 1 month. Second is National Herald, how that case is an example of political vendetta politics by the BJP government, and how the courts and judiciary have given a big blow to the Modi government in that particular case. I will start with Manrega, some very brief facts about what is happening there. What has happened, and I will cover both in English and some Hindi also. For Hindi चलेगा तो हिंदी में मनरेगा का बोलते हैं. आपने देखा कि इससे साबित हो गया मनरेगा में जो मोदी सरकार ने किया कि ये सरकार काम में नहीं नाम में विश्वास रखती है. केवल नामकरण की राजनीति लोग करते हैं और महात्मा गांधी जी का नाम इस स्कीम से ही नहीं हटाया, मगर इस स्कीम को पिछले 12 साल से कमजोर करने पे लगे हैं. और मनरेगा स्कीम को कमजोर करने का मतलब है कि 12 करोड़ देश के नरेगा कार्यकर्ताओं और मजदूरों के अधिकारों पर डाका डालना. धीरे धीरे प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में मोदी सरकार देश में आई थी तो संसद में खड़े होकर, हम भी दूसरी तरफ से संसद में थे उस समय सुन रहे थे, उन्होंने कहा था कि ये लिविंग मॉन्यूमेंट ऑफ कांग्रेस फेलियर, कि कांग्रेस की विफलताओं का जीता जाता सबूत मनरेगा को बताया था. और ये वही योजना निकली. उसके बावजूद हालांकि बहुत प्रयास किए गए इसको कमजोर करने का, इसका बजट घटाया गया, हर तरीके से जॉब कार्ड्स को हटाया गया, स्टेट प्रदेशों को बजट नहीं दिया गया पिछले 12 वर्षों में. लेकिन फिर भी जब कोविड आया तो एक संजीवनी ये देश के गरीब के लिए बनके ये स्कीम देश के अंदर स्वीकार्य हुई. लेकिन फिर भी आप देखो धीरे धीरे जो 100 दिन का रोजगार की गारंटी थी, और 100 दिन के रोजगार के बाद अगर 15 दिन किसी को काम ना मिले तो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी भत्ता देना अनिवार्य था सरकार द्वारा. भारत सरकार ने किसी को अनएम्प्लॉयमेंट भत्ते की तरफ तो मदद करी नहीं, और वो 100 दिन को घटा कर 50-55 दिन तक ये इस पिछले वर्ष तक लेके आ गए थे. और अब इन्होंने एक मैसिव ब्लो, और मैसिव ब्लो क्यों कह रहे हैं, 2-3 बातें हैं. सबसे पहले तो ये जो गारंटी थी, गारंटी खत्म हो गई. जो इन्होंने बदलाव लाया है जी राम जी बिल के एक्ट के तहत, अब गारंटी नहीं रही. अधिकार था, राइट था. ये जो हमारा यूपीए सरकार ने राइट टू एजुकेशन, ये राइट टू एम्प्लॉयमेंट, तो अब राइट नहीं रहा, अधिकार नहीं रहा. ना गारंटी रही, ना अधिकार रहा. और यूनिवर्सल था, देश के हर ग्रामीण क्षेत्र में था, अब यूनिवर्सल भी नहीं रहा. तो पहला तो जो बड़ा बदलाव है जिसको लेकर गारंटी नहीं रही. कैसे नहीं रही? अब सबसे पहले तो प्रदेश सरकारों को वहीं उन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदेश सरकारों के माध्यम से ये योजना लागू रहेगी जहां केंद्र सरकार द्वारा जो नोटिफाई हो. तो यूनिवर्सल नहीं रहा, केंद्र सरकार फैसला करेगी, कुछ एरिया छोड़ेगी केंद्र सरकार. डिस्क्रिशनरी स्कीम बन गई. उसके बाद जो डिमांड ड्रिवन स्कीम थी, अधिकार तब था डिमांड ड्रिवन, कोई भी अधिकार कर सकता, अपना मांग सकता था, और उसको देने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध थी, कंपल्सरी था, गारंटी जिसको कहते हैं. अब सेंट्रल गवर्नमेंट प्रदेश स्तर का बजट एलोकेट करेगी हर वित्तीय वर्ष के लिए, और वो जो प्री डिटरमिन्ड बजट होगा उनके अनुसार प्रदेश सरकार दे सकती है काम. सप्लाई बेस्ड हो गया, पहले डिमांड बेस्ड था. अधिकार जाकर कोई भी मजदूर जाके कह सकता था कि मुझे चाहिए, और उसके अनुसार बजट बढ़ाया जा सकता था. बजट नहीं बढ़ाया जा सकता, केंद्र सरकार तय कर देगी कि इस प्रदेश में इतना देंगे.
और ये जो गारंटी थी, अब गारंटी नहीं, सप्लाई बेस्ड प्रोग्राम ये बन गया है मनरेगा। पहले पूरे वर्ष के अंदर ये गारंटी थी, अब ब्लैकआउट पीरियड 60 दिन का डिक्लेयर किया गया है सरकार द्वारा, जैसा कि आप जानते हैं। कुल मिलाकर जो आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार एक राइट बेस्ड फ्रेमवर्क था कि कोई कोर्ट तक में जा सकता था, जो हमने अधिकार दिया था हमारी सरकार ने, यूपीए सरकार ने, अब वो कहीं ना कहीं सरकार के रहमो करम पर काम, अब अधिकार नहीं, अब सरकार की मर्जी से ये स्कीम चलेगी। यानी कि रोजगार अब कानून नहीं, केंद्र सरकार की कृपा पे होगा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव। दूसरा बदलाव, केंद्र सरकार की कृपा पर तो होगा, लेकिन पूरी तरीके से केंद्र सरकार के पैसे से नहीं होगा। अब प्रदेशों पे डाल दिया बोझ। 100% जहां लेबर का कॉस्ट केंद्र सरकार उठाती रही है पिछले 12 साल में इस योजना के माध्यम से, अब वहां वो 100% से घटाकर इन्होंने अपना, केंद्र सरकार ने अपना पल्ला झाड़ते हुए 60%, 60-40 की शेयरिंग। आप अंदाजा लगाओ आज कितने ऐसे प्रदेश हैं जो कर्ज में डूबे हुए हैं, जिनकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, वहां तो इस स्कीम पर एक बहुत बड़ी तलवार लटक गई। और सेंटर की जो एलोकेशन है वो, जैसे मैंने पहले कहा, वो स्टेट वाइज नॉर्मेटिव एलोकेशन से कैप हो जाती है। और वो कैसे होती है स्टेट वाइज एलोकेशन? बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रदेश स्तर पर क्या एलोकेट किया जाएगा ये केंद्र सरकार तय करेगी अपने द्वारा निर्धारित पैरामीटर्स के अनुसार। इसमें किसी प्रदेश, कौन कितने प्रदेश बड़ा है, छोटा है, किसमें ज्यादा जरूरत है, कम जरूरत है, उसका कोई महत्व नहीं है। प्रदेश बीजेपी सरकार को लगा कि कौन सी, तो इसमें विपक्ष की सरकारों को आप पहले ही देख रहे हैं देश में किस तरीके से टारगेट किया जाता है एलोकेशंस के लिए। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फेडरल जो हमारा ढांचा है, संघीय ढांचा है, उस पर भी एक बहुत बड़ी चोट है। और प्रदेशों में जो फाइनेंशियल बर्डन शिफ्ट कर दिया, उसकी वजह से स्कीम पे भी बहुत बड़ी तलवार लटकी है, क्योंकि बहुत से प्रदेश है जहां की जिनकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं। केंद्र सरकार की बड़ी योजना थी, केंद्र सरकार ने पहले बजट घटाया, जैसे मैंने बताया 12 साल में कमजोर किया स्कीम को, और अब एक स्कीम को पूरी तरीके से खत्म करने की तरफ ये एक ऐसा बड़ा कदम उठाया है जो कदम हम स्वीकार नहीं कर सकते। लगभग 50,000 करोड़ का अपना जो बर्डन था वो स्टेट्स पे डाल दिया गया, आप अंदाजा लगाएं। इसके बाद तीसरा हमारा जो विरोध है वो विरोध है कि ये जो स्कीम है इसमें ग्राम स्वराज्य का जो सपना जो गांधी जी ने भी देखा था, उस पर बड़ी भारी चोट है। 73rd अमेंडमेंट राजीव जी के समय जो आई थी, क्योंकि पंचायत प्लानिंग करती थी मनरेगा के कामों की। जो लोग इससे जुड़े रहे हैं, पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े रहे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, लोकसभा विधानसभाओं में जो लोग रहे हैं, वो बात को समझते हैं अच्छी तरह से कि कितना बड़ा चेंज आया। अब ग्राम पंचायत, इसकी मनरेगा में ग्राम पंचायत का रोल कोई रह नहीं जाएगा। और विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के माध्यम से ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर मनरेगा का प्लान केंद्र सरकार में बैठे अफसर बना के भेजेंगे। तो ना तो मजदूर का अधिकार, ना गांव का अधिकार, ना प्रदेशों का अधिकार, यह केवल अधिकार रह जाएगा केंद्र सरकार का। और जो पैसे नहीं दे रही, प्रदेश सरकार पैसे नहीं दे रही, केवल अधिकार सारा अपने पास ले लिया प्रदेश। आप अंदाजा लगाएं कि ये जो स्कीम है कितना बड़ा नुकसान देश के गरीब का इसमें हुआ है। और मैं 6 लाइनों में सारी इसको मैं समाप्त कर दूं। काम अब अधिकार नहीं, सरकार की मर्जी होगी। पहला, जितना पैसा देगी केंद्र सरकार उतना ही काम। पहले जितना काम मांगा जाएगा उतना पैसा केंद्र सरकार देती थी। तीसरा, खर्च केंद्र नहीं, अब राज्य उठाएंगे। पहले मजदूरी का पूरा पैसा केंद्र देता था। चौथा, अब गांव की नहीं दिल्ली की चलेगी। पहले ग्राम सभा तय करती थी कौन सा काम और कितना काम उस गांव के अंदर मजदूरों को दिया जाए।
और पांचवा, मशीनें तय करेंगी मजदूर काम करेगा या नहीं। यानी कि अब काफी हद तक मोबाइल बायोमेट्रिक हाजिरी, आधार से भुगतान, मोबाइल जियो टैग, बहुत से गवर्नमेंट ऑफिसेज में बायोमेट्रिक हाजिरी वगैरह का प्रचलन अच्छा है, वो समझ में आता है। लेकिन यहां पर क्योंकि ये लास्ट हम अपने देश के गवर्नेंस की लास्ट स्टेप पर जहां पर हैं, वहां पर इससे कितनी इनकन्वीनियंस कई बार होगी भुगतान करने में। जिन्होंने सही में काम कर लिया, आपने देखा कितने कितने दिन मनरेगा मजदूर कई बार केवल इसीलिए कि उनकी, तो यहां पे इस पे भी एक प्रश्न चिन्ह उठता है। और छठा, जो साल में 60 दिन का काम है उस पर ताला लगाने का जो इसमें कार्य हो रहा है, उससे मजदूरों को नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर ये नया कानून काम के अधिकार को खत्म करता है, केंद्र सरकार को जवाबदेही से बचाता है, राज्य और मजदूर पर बोझ डालता है, पंचायत ग्राम सभा की ताकत को छीनता है और मनरेगा की योजना बनाकर सरकार उसे धीरे धीरे मारना चाहती है। तो ये हमारी आपत्ति है। नामकरण को तो आपत्ति है ही, ये तो देश महात्मा गांधी का देश है। बीजेपी के नेता भी देश से बाहर जाते हैं तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी की एक प्रतिमा, क्योंकि दुनिया के हर राजधानी में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है, वहां पे पुष्पार्पण करते हैं। और मगर जब से सरकार आई है, जैसे मैंने कहा कि काम में नहीं नाम में विश्वास रखती है, लगातार हर योजना के नाम बदले। इंदिरा आवास योजना का नाम बदला प्रधानमंत्री आवास योजना, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूएबल मिशन का योजना का नाम बदला अमृत योजना अटल बिहारी जी के नाम से। निर्मल भारत अभियान बन गया स्वच्छ भारत अभियान। वो निर्मल और स्वच्छ में पर्यायवाची हैं, उनका आपस में सिनोनिम है जैसे इंग्लिश में कहते हैं। लेकिन क्योंकि वो यूपी के टाइम निर्मल भारत अभियान था तो उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान कर दिया। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इसमें कोई कमी नहीं निकाल सकते थे, लेकिन इसका दीनदयाल अंत्योदय योजना। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, मेक इन इंडिया, आपने देखा। नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्किल इंडिया। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे प्रोग्राम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। राजीव आवास योजना शहरों की, सरदार पटेल नेशनल मिशन फॉर अर्बन हाउसिंग। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना। जहां राष्ट्रीय था वहां परंपरागत हो गया। जन औषधि योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। केंद्रीय विद्यालय, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय। नेशनल मैरीटाइम डेवलपमेंट प्रोग्राम, सागरमाला। आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो कहने का अर्थ यह है, और भी लिस्ट हमारी लंबी है, ये प्रेस हमारी जो है नोट के माध्यम से आप पहुंचाएंगे। जब से सरकार आई है नाम तो बदले, नाम बदल के बजट घटाते हैं। ये योजनाएं लगभग आप पता करें, पहले कितने मकान आते थे ग्रामीण अंचल में इंदिरा आवास योजना में, अब कितने आ रहे हैं, किसी भी योजना का आप पता करें। तो ये नाम बदलते हैं, और नाम खास तौर पे ये उनका बदलते हैं जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में भूमिका निभाई। जैसे गांधी जी का बदला, नेहरू जी का बदला, नाम उनका ज्यादा बदलते, क्योंकि ऐसा लगता है कि देश की स्वतंत्रता संग्राम में क्योंकि इनका कोई योगदान नहीं था। जैसे वंदे मातरम पे डिबेट कराई, हम लोग संसद में थे, क्योंकि वंदे मातरम, बीजेपी और आरएसएस वंदे मातरम अपनी प्रार्थना गीत के रूप में स्वीकार नहीं किया। केवल कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम को अपनी प्रार्थना गीत और अपने हर अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया। राष्ट्रगीत के लिए कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव था, इन्होंने स्वीकार नहीं किया, इनका अपना गीत था। ऐसे ही स्वतंत्रता संग्राम में कोई भी अगर शामिल रहे उससे इनको तकलीफ होती है। उसी कड़ी में स्वतंत्रता संग्राम में एक अखबार ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, उस अखबार का नाम था नेशनल हेराल्ड। उस समय जब अंग्रेजों के खिलाफ गीत गाने से भी, वंदे मातरम का गीत गाने से भी आरएसएस घबराती थी, आरएसएस ने खुद का गीत निकाला। अखबार निकालना अंग्रेजों के खिलाफ तो दूर की बात है, उस समय नेशनल हेराल्ड अखबार ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ देश के कोने कोने में लोगों को जागृत कर रहा था। जिस अखबार में गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग अपने लेख लिखते थे,
देशभक्ति की भावना जगा रहे थे। और उस नेशनल हेराल्ड, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ अखबार रहा आजादी के बाद भी, उस नेशनल हेराल्ड के नाम पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया सोनिया जी पर, राहुल जी पर। और आपको ने देखा होगा, मैं जो दूसरी प्रेस हमारी जो पॉइंट है उस पर आपके बीच में 5 मिनट और आपका लेंगे। आपने देखा होगा कि जुडिशरी ने उस मुकदमे को के कॉग्निसेंस लेने से भी कोर्ट ने मना कर दिया। कॉग्निसेंस बेयर मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है फॉर एक्शन। किसी भी एफआईआर का प्राइमा फेसी जो एफआईआर होता है, तो कोर्ट को अगर कुछ भी उसमें मिलता है, कुछ भी वो शक भी होता है हल्का सा, तो कॉग्निसेंस लेने से ही मना कर दिया। क्यों, मैं थोड़ा बताऊं उसमें, क्योंकि सच देश को जानने का अधिकार है। जैसे महात्मा गांधी जी का नाम ये मिटाना चाहते हैं, ऐसे ही स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए नेशनल हेराल्ड, और निशाने पे कौन है, कांग्रेस। और कांग्रेस क्यों निशाने पे, कि कांग्रेस इस देश में सच की लड़ाई लड़ रही है। जुलाई 2014 में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी कंप्लेंट दी, और कंप्लेंट नेशनल हेराल्ड के मामले में कंप्लेंट दी, जिसमें सोनिया जी का, राहुल जी का, कांग्रेस के तमाम नेताओं का उसमें नाम लिखा गया। और जब कंप्लेंट दी तो ईडी ने सीबीआई को चिट्ठी लिखी और कहा कि ईडी का तो कार्रवाई बाद में हो, पहले सीबीआई इसमें देखे कि कोई इसमें क्राइम हुआ है कि नहीं। ये पीएमएलए एक्ट जो ईडी का एक्ट है, उसका प्रेमिसेस ये है कि प्रेडिकेट ऑफेंस अगर हो तो उसके बाद आगे ईडी के कोई उस पर कार्रवाई कर सकती। सीबीआई ने 2014 में लिखा कि भाई हम एफआईआर नहीं कर सकते। 2014 में 2015 में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक प्राइवेट कंप्लेंट कर दी। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सीबीआई ने अपने डिसीजन को रीइंट्रेट करा कि हम इस पे 14 में भी किया, 15 में भी किया, इनकी सरकार थी। सीबीआई ने कहा कि हम इस पे एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट कंप्लेंट थी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की। ईडी ने सीबीआई को दे दिया, सीबीआई ने कहा नहीं, उन्होंने प्राइवेट कंप्लेंट पुलिस में चले गए, सीबीआई ने कहा कि हम नहीं कर सकते इस दूसरी बार। और कोर्ट ने कहा कि लीगल ओपिनियन के आधार पर हमें कहते हैं कि ईडी इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की या किसी और वित्तीय मामले की इन्वेस्टिगेशन इसमें नहीं शुरू कर सकती, क्योंकि इसमें कोई क्रिमिनल, कोई सीबीआई नहीं कर रही, कुछ है ही नहीं क्रिमिनल, कोई क्रिमिनल मामला हो तो। इसके बाद लगातार 2014 से 2021 तक सीबीआई और ईडी दोनों ने रिपीटेडली ये माना कि इसमें कोई प्रेडिकेट ऑफेंस है ही नहीं एफआईआर करने लायक। क्योंकि क्राइम हो, कोई किसी ने वित्तीय कोई घोटाला किया हो, वित्तीय लाभ लिया हो, कोई कुड प्रोको हो, कोई इस प्रकार का कोई क्राइम हो, तो पहले मुकदमा दर्ज सीबीआई करे क्रिमिनल, उसके बाद ईडी उस पर देखे। लेकिन 14 से 21 तक लगातार दोनों एजेंसीज ने यह माना कि कोई प्रेडिकेट ऑफेंस यानी कि कोई क्राइम, मूल क्राइम कहां हुआ है वो नहीं। लेकिन फिर भी सडनली जो जून 2021 में जब केंद्र की सरकार की इनकी स्थिति थोड़ी डामाडोल हुई, तो एफआईआर आनंद फानन में दर्ज किया गया केवल राजनीतिक द्वेष और पॉलिटिकल वेंडेटा के कारण। कोर्ट ने अब जो फैसला आया है, एफआईआर दर्ज करी, आपको याद होगा राहुल जी को उसमें सभी को बुलाया गया। राहुल जी को 5 दिन तक लगातार, अध्यक्ष जी को भी याद होगा, 5 दिन तक लगातार राहुल जी को ईडी में उस एफआईआर के बाद बुलाया गया। अब कोर्ट ने इस केस को कॉग्निजेंस लेने से भी कोर्ट ने मना कर दिया है। यानी कि दोबारा गए, सत्य में जयते। आम आदमी की भाषा में कहें, ये जुडिशरी की भाषा नहीं कर, आम आदमी की भाषा, कि कोर्ट ने फाइल उठा के इसकी वापस कर दी कि इसमें कुछ। तो ये फिर भी निशाने पर विपक्ष, निशाने पर गांधी परिवार, निशाने पर हमारे नेता राहुल गांधी जी। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जी ही देश में
हर वर्ग की जनता की आवाज बन के उभर के आए, देश में सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के भ्रष्टाचार और उनकी जो जहरीली विचारधारा है, जिस विचारधारा में धर्म जाति के आधार पर देश में आपस में भाई को भाई से उलझाकर अपने राजनीतिक रोटी सेकने की विचारधारा, उससे कोई लड़ रहा है। भाजपा के असीमित भ्रष्टाचार से कोई लड़ रहा है तो राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं और इसीलिए वो निशाने पर हैं। तमाम प्रयासों के लेकिन बावजूद सत्ता में जयते आज जो कोर्ट का ये फैसला आया, आपने देखा कि बहुत से टीवी चैनल जब राहुल जी की इंटेरोगेशन के लिए बुलाया गया था, जिन चैनल्स पे आपके नहीं, आप तो सारे अच्छे टीवी चैनल्स के भले लोग बैठे हैं यहां, लेकिन जो 5 दिन जिन्होंने 1 मिनट भी कुछ और नहीं दिखाते थे, आज उनको 1 मिनट भी समय नहीं मिला ये दिखाने का कि ये कोर्ट ने कहा ये केसी में कुछ नहीं है और ये केवल तो क्यों किया गया, क्यों सरकार इतने प्रताड़ित की करी, इस बारे में डिबेट आप लोग के चैनल करेंगे। मुझे विश्वास है यहां इस कक्ष में जो बैठे हैं आप बड़े सच्चे लोग बैठे हैं, आप लोग का नहीं कह रहा मैं, लेकिन मैं टीवी चैनल्स की बात कर रहा हूं जो चलते हैं, आप समझ गए मैं किसकी बात। तो ये है, तो आज आप लोग के माध्यम से हम सच देश के लोगों तक रखना चाहते हैं, हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता की लड़ाई लड़ने से राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को कोई नहीं रोक सकता। ये हमारे 2 विषय हैं, हमें उम्मीद है कि इन 2 विषयों को आप प्रदेश की जनता तक जरूर पहुंचाएंगे। That's what I'm saying. The work days have been cut down by central government already. Last year it was 50 to 55. And now the budget has been reduced further. If I don't give budget, my friend, I tomorrow say I will not give any budget. Let people have 365 work days. What is? Without budget. And this is my scheme and let state, whoever state wants give budget. So this is what is happening. From 100 days they cut down the budget to 50 days, 50 to 55 is the average. And now they are cutting down budget further. Massive cut from 100% to 60%. So now the budget will be even reduced. And then they are saying that we have number of days 125. So typical this is of BJP government where हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और हैं। वो तो नेता कह नहीं रहे, वो तो सरकार तो चलाएगी, हमें पता है। हम न्यायिक भी लड़ाई लड़ेंगे, सड़क पर भी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन सच देश के सामने आ चुका है। वो तो इसीलिए जांच चलाएंगे आगे क्योंकि राहुल गांधी जी को वो निशाने पर रखना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को नष्ट रखना चाहते हैं, इसीलिए वो जांच चलाएंगे। आपको पता है देश में क्या हो रहा है, ये जो जांच एजेंसियां हैं सीबीआई ईडी, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन हर वो राजनेता जो बीजेपी के साथ जिसने हाथ मिला लिया उसके मुकदमे सबके रातों रात साफ हो गए। वॉशिंग मशीन की बात खड़गे जी करते रहते हैं, कई बार संसद में आप भी देखते हैं, जो अभी संसद में जो जवाब दिया था कि ईडी के पिछले 12 साल में 99% मुकदमे विपक्ष पे हुए हैं और 1% सहयोगी दलों पे, बीजेपी के। वो सहयोगी दलों पे भी इसलिए उन पर दबाव बनाने के लिए वो नहीं, और बीजेपी के किसी भी सरकार के किसी भी मंत्री संत्री का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और जो बीजेपी में ज्वाइन हो गया 100% उनके मुकदमे भी, अजीत पवार से लेकर, नारायण राणे से लेकर, हेमंत बिश्व शर्मा से लेकर, मुकुल रॉय से लेकर, जो बीजेपी में ज्वाइन हो गया वो गारंटी, असली गारंटी ये, बीजेपी में ज्वाइन हो तो उसमें सब पे मुकदमे माफ, उसका मुकदमा नहीं बचा फिर, और बीजेपी में नहीं हो तो उस पे मुकदमे। देखिए उसमें तो बहुत सही बातें हैं, अभी हमने रामलीला ग्राउंड में भी एक बात करी। आज देश के प्रजातंत्र में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये राहुल गांधी जी कह चुके हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपने देखा होगा पार्लियामेंट के सेशन में जब वोट चोरी के मुद्दे पर जो डिस्कशन हुआ उसमें भी सामने आई थी। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो विषय नहीं है।
हर तरीके से यंत्र मंत्र तंत्र का प्रयोग, सामदाव दंड भेद का दुरुपयोग, पैसा धनबल का व्यापक दुरुपयोग। आपने देखा हमारे जो ट्रेजरर है अजय माकन जी ने बात रखी देश के सामने कि 2024 में बीजेपी का बैंक अकाउंट 10,500 करोड़ था, कांग्रेस का जब 133 करोड़ था, और ये तो डिक्लेयर्ड बैंक अकाउंट था। अनअकाउंटेड बीजेपी सत्ता दल के पास कितना है कोविड के और नोटबंदी के बाद, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और अब इस साल भी, आज सुबह इंडियन एक्सप्रेस अखबार में आई है कि 3,500 करोड़ पिछले साल उनका ऐड हुआ है नया, और कांग्रेस के मेरे ख्याल 70 करोड़ हुए। तो कहने का अर्थ यह है कि, और चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं, मुख्य पन्ना प्रमुख भाजपा के रूप में काम ज्यादा करते हैं, और वोटर लिस्ट में व्यापक गड़बड़ घोटाले जो राहुल जी उजागर कर चुके हैं। तो बहुत से फैक्टर हैं जिनसे हम लड़ रहे हैं। देश में प्रजातंत्र और संविधान को बचाने की हमारी लड़ाई जारी है। वो आप उमर अब्दुल्ला जी से पूछिए, उन तक पहुंचाएंगे आपकी बात, आप उन तक पूछना। No, the left parties are with us on this issue fully. Entire India Alliance partners on both the issue of vote chori. I will answer him also because there is parliament also. What he is saying, but in parliament, everybody was together on vote chori and on Mahatma Gandhi Narega to protect the Narega Act, to protect the rights of our workers, Manrega workers, and to safeguard the name of Mahatma Ji. Entire India Alliance is one.